हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था और उनके प्रिंसिपल्स भी समझे थे। फिर भी मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दूं तो टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट के काम को साइंटिफिक तरीके से करने के प्रैक्टिकल तरीके बताए थे। इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स दी थी। प्रिंसिपल्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, जो आपको हमारे चैनल में बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के नेम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में, और लास्ट में हम कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आपकी स्क्रीन पर टेलर की सारी टेक्निक्स है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बहुत इजी है और हम इसे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको सारी टेक्निक्स याद रह सके। बस आपको ये याद रखना है कि टेलर ने 4 टेक्निक्स दी थी जो आगे कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप से स्टार्ट करते हैं। ये टेक्निक बताती है कि एक मैनेजर चाहे वो जितना भी कैपेबल हो सारे काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए आपके पास अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अलग अलग लोग होने चाहिए। टेलर कहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। प्लानिंग के लिए अलग लोग रखो और प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग लोग रखो। ये कहता है कि अगर आप फैक्ट्री इंचार्ज हो तो आपके अंदर प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग अलग होंगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये कहता है कि आपके पास प्लानिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग लोग होने चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए अलग लोग होने चाहिए। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग में आगे 4 पार्ट्स होते हैं, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उसके अलावा प्रोडक्शन को भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्पीड बॉक्स, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस और गैंग बॉस। आइए अब इन्हें एक एक करके अच्छे से समझते हैं और इन्हें कैसे याद करना है इसकी ट्रिक भी बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आता है डिसिप्लिनरियन। ये गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। इसका काम होता है डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। तो डिसिप्लिनरियन से आप याद रखोगे डिसिप्लिन कि ये क्या करता है, गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है ताकि डिसिप्लिन बना रहे। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम होता है टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देना वर्कर्स को। जैसे वर्कर्स को क्या काम करना है ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है। उसके बाद आता है रूट क्लर्क। रूट का मतलब होता है रास्ता। तो रूट क्लर्क क्या करता है, ये रास्ता दिखाता है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। जैसे मान लो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरे को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन चाहिए, तो रूट क्लर्क क्या करेगा, स्टेप्स बताएगा कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। एंड फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इससे भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या है, टाइम और कॉस्ट से रिलेटेड होता है कि कौन सी चीज कितने समय में और कितने खर्चे में तैयार होगी। ये सब कौन बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो प्लानिंग में क्या है, 4 लोग होते हैं, डिसिप्लिनरियन जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, रूट क्लर्क जो वर्कर्स को बताता है कि कैसे काम को करना है, और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो बताता है कि कितने टाइम में और कितने कॉस्ट में काम होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन को भी आगे 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, स्पीड बॉक्स, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस और गैंग बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके रखता है ताकि काम को टाइमली खत्म कर सके। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्शन करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। उसके बाद आता है रिपेयर बॉस। अगर कोई मशीन या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए तो उसके लिए रिपेयर बॉक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये सारी मशीन्स का ध्यान रखता है कि क्या सारी मशीन्स अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं। एंड फिर आता है गैंग बॉस। ये क्या करता है, ये रिसोर्सेज जैसे कि रॉ मटेरियल्स अरेंज करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 8 लोग होते हैं जो वर्कर्स के ऊपर होते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं। आप इसको एग्जाम में चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसको याद करने की ट्रिक बहुत आसान है, आपको सिर्फ याद करना है डर्ट सर जी। मान लो आप स्कूल में हैं और टीचर आपसे कहे कि आप फर्स्ट बेंच पे क्यों नहीं बैठे, तो आप कह सकते हैं डर्ट सर जी कि वहाँ डर्ट है यानी कि मिट्टी है। तो क्या याद रखना है, डर्ट सर जी। डर्ट के डी से बनता है डिसिप्लिनरियन, आई से बनता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर से बनता है रूट क्लर्क और टी से बनता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उसके बाद आता है सर जी।
सर्जी के एस से बनता है स्पीड बॉक्स, आई से बनता है इंस्पेक्टर, आर से बनता है रिपेयर बॉस और जी से बनता है गैंग बॉस। तो क्या ट्रिक है? डर्ट सर्जी। उसके बाद सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये टेक्निक्स 2 वर्ड से बनी है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। ये टेक्निक कहती है कि प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, शेप क्या होगी, वेट कितना होगा और क्वालिटी कैसी होगी, सबका एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये ना हो कि आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हो बट एक का साइज या वेट ज्यादा हो और एक का कम। इसलिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करना जरूरी होता है जिससे सारे प्रोडक्ट सेम बने। टेलर कहता है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी का सेल हो उसका साइज सेम होता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि इतने साइज का सेल बनाना है। आप कोई भी कंपनी का सेल किसी भी कंपनी की घड़ी या रिमोट में डाल सकते हो। सिमिलरली, अगर एक कंपनी पेंसिल बना रही है तो उस पेंसिल की लेंथ, वेट और पैकिंग एक फिक्स होगी। सब पेंसिल एक जैसी दिखेगी, ना कोई बड़ी ना कोई छोटी। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन से प्रोडक्ट फिक्स्ड साइज, शेप, टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स के बनते हैं। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रहती है, काम जल्दी होता है और टाइम, कॉस्ट और मटेरियल का वेस्टेज कम होता है। और इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन से मशीन और वर्कर्स की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है काम को सिंप्लीफाइड करना और अननेसेसरी चीजें हटा देना। अगर आप अपनी प्रोडक्ट लाइन में अननेसेसरी चीजें रखते हो तो टाइम, कॉस्ट और वेस्टेज बढ़ेगी। प्रोडक्ट लाइन का मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी ऑफर करती है मार्केट में, तो कंपनी को वही प्रोडक्ट्स ऑफर करने चाहिए जिसकी डिमांड हो और अननेसेसरी चीजों को हटा देना चाहिए जिससे इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 10 टाइप के शैम्पू बनाती है तो उनमें से 4-5 लो सेल वाले प्रोडक्ट हटा देने चाहिए और सिर्फ 4-5 ही बेचे जो ज्यादा बिकते हो। सिंप्लीफिकेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे कंपनी का टाइम बचता है, कॉस्ट कम लगती है, स्टॉक और वेस्ट कम होता है और प्रोडक्ट लाइन मैनेज करना इजी हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स स्टैंडर्ड डिसाइड करना और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है काम को सिंप्लीफाइड करना और अननेसेसरी चीजें हटा देना। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक आती है वर्क स्टडी। इसमें हम काम को करने के तरीके की स्टडी करते हैं। इसमें हम मेन 4 चीजों की स्टडी करते हैं जो कि है टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। जब भी हम काम या प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं तो ये 4 चीजें देखी जाती है। सबसे पहले आता है टाइम स्टडी। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को पकड़ते हो तो सबसे पहले आप टाइम की स्टडी करते हैं। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस काम को करने में दूसरे वर्कर्स या एम्प्लॉयज को कितना टाइम लगता है, जिससे हमें पता लग जाए कि अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। उसके बाद आती है मेथड स्टडी। इसमें हम किसी काम को करने का बेस्ट मेथड फाइंड करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई काम करना है तो उसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। उसके बाद आता है मोशन स्टडी। इसमें वर्कर्स की मूवमेंट्स की स्टडी की जाती है कि वर्कर्स को अननेसेसरी मूव तो नहीं करना पड़ता। मतलब ये तो नहीं कि हमारे पास जगह है पास में स्टोर बनाने के लिए, फिर भी हमने कहीं दूर स्टोर बनाया है जिससे लेबर्स को दूर से रिसोर्सेस लाने पड़ते हैं, जिससे वर्कर्स की अननेसेसरी मूवमेंट होती है। इसलिए मोशन स्टडी की जाती है ये जानने के लिए कि कहीं वर्कर्स अननेसेसरी मूव तो नहीं कर रहे जिससे उनकी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही हो। एंड फिर आता है फटीग स्टडी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ रेस्ट। कोई भी इंसान काम करता है तो थकता है, इसलिए हम इसमें रेस्ट की स्टडी करते हैं। इसमें हम 3 चीजें की स्टडी करते हैं। एक, वर्कर को कितनी देर के बाद आराम देना है, कितनी बार देना है और कितनी देर का देना है। जैसे कि एक वर्कर 8 घंटे काम करता है तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि 8 घंटे में हमें उसे कितनी बार, कितनी देर के लिए और कितनी देर के बाद ब्रेक देना है। सो टाइम, मेथड, मोशन और फटीग स्टडी की मदद से हम वर्क स्टडी करते हैं। एंड लास्ट टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल का मतलब होता है अलग अलग, पीस का मतलब होता है आउटपुट प्रोड्यूस, जितना हमने प्रोडक्शन की है, वेज का मतलब होता है लेबर को जो पैसे दे रहे हो। इस टेक्निक में टेलर कहता है कि वर्कर्स को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसे मत दो, आप उसके आउटपुट के बेस पर पैसे दो। यानी जो ज्यादा काम कर रहा है उसे ज्यादा पैसे दो और जो कम काम कर रहा है उसे कम पैसा दो। एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं तो वेजेस वो होते हैं जो डेली बेसिस पर दिए जाते हैं लेबर को, जबकि सैलरी फिक्स अमाउंट होती है जो आपको मंथ के एंड में मिलती है।
तो ये टेक्निक क्या कहती है कि वर्कर्स को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसे ना देके आप उसके आउटपुट के बेस पर पैसे दो। जो ज्यादा काम करे उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए और जो कम काम करे उसे कम पैसे मिलने चाहिए, जिससे आपका हर वर्कर मोटिवेट रहेगा काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 वर्कर्स है टिड्डू और टिड्डी। कंपनी ने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि जो वर्कर 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसे 100 रुपीज यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और जो वर्कर 10 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसे 80 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। टिड्डू ने 11 यूनिट्स प्रोड्यूस की और टिड्डी ने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस की। टिड्डू को मिलेंगे 11 इंटू 100 यानी 1100 रुपीज और टिड्डी को मिलेंगे 9 इंटू 80 720 रुपीज। तो सिर्फ 2 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करने से टिड्डी को 380 रुपीज कम मिले। इससे कंपनी को तो बेनिफिट हुआ, उन्हें कम पैसे देने पड़े, और टिड्डू मोटिवेट हुआ कि ऐसे ही प्रोड्यूस करता रहूंगा तो पैसे मिलते रहेंगे। और इससे टिड्डी को भी मोटिवेशन मिली कि अगली बार और प्रोडक्शन करूंगी तो मुझे और पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, हर वर्कर मोटिवेट होगा और वो टाइमली और स्पीडली प्रोडक्शन कर पाएगा। और इसी के साथ हमारी FW टेलर की टेक्निक्स भी खत्म हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ केस स्टडीज भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में रह गया, डिफरेंस बिटवीन फेवल एंड टेलर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। आई होप आपको टेक्निक्स समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID है द कॉमर्स प्रोफेसर के नाम से। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।